वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो समसामयिकी के बारे में। देखो, हॉस्टल वार्डन परीक्षा में समसामयिकी का अगला इंपॉर्टेंस जो बनेगा वो बनेगा 15 नंबर के आसपास। जैसे आपने अंक वितरण देखा होगा, तो जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आधार पर देखें तो हमारे पास जो जो सिलेबस में है जीएस वाले पार्ट में, उसको देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले तो जीएस वाले पार्ट में दो पार्ट देखना है अपने को। एक रहेगा इंडिया के जीएस का पार्ट रहेगा, है ना, इंडिया, और साथ में दूसरा रहेगा सीजी का जीएस। और दूसरा जिसमें मेंशन किया हुआ है वो है समसामयिकी। तो समसामयिकी का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा करके बोला गया है। तो साफ समझ में आता है कि 15 नंबर का ये, 20 नंबर का ये, ठीक है। यहां पर वेटेज दिखाई पड़ता है कि समसामयिकी को हम इग्नोर नहीं कर सकते यहां पर, क्योंकि इससे देखो ये हॉस्टल वार्डन के साथ साथ और भी जो परीक्षाएं अभी आ रही हैं क्रमवार तरीके से, कोई भी चाहे व्यापम की क्यों ना हो, चाहे फिर आपका पीएससी क्यों ना हो, सारी परीक्षाओं में इस समसामयिकी इस्तेमाल आप कर सकते हो। और ये बहुत सारे परीक्षा में काम आएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको मल्टी डायमेंशन अप्रोच में पढ़ाऊंगा। मतलब उससे संबंधित कुछ जीएस की बातें भी हम जोड़ के चलेंगे आगे, ठीक है। और साथ में जो करंट का वो पार्ट तो जुड़ेगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना पढ़ते समय कि समसामयिकी विथ जीएस, ठीक है। तो इसमें 15 अंक जो रहेगा, तो इसमें हम दोनों, हालांकि हमारे हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में, ठीक है, ये बहुत अच्छा मौका है, आप बिल्कुल इसमें ध्यान दीजिए और जेन्युइनली तैयारी करिए, है ना। एकदम से ट्रू प्रिपरेशन यहां पे करने की आवश्यकता है। तो समसामयिकी में राष्ट्रीय मुद्दों पर तो लिखा हुआ है सिलेबस में साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी यहां पे चर्चा की गई है कि हाँ उस पर भी पूछे जाएंगे। बट ध्यान रखें कि राज्य स्तरीय समसामयिकी घटना चक्र पर भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रश्न बियॉन्ड द सिलेबस भी गया है, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उससे जुड़े हुए तथ्य हैं तो पूछे जाएंगे। इस कारण से हमारा ये समसामयिकी इंपॉर्टेंट बनेगा। 15 अंक है प्रश्न, हम इसको इग्नोर ना करें, ठीक है। तो देखो, समसामयिकी के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल समसामयिकी, ये चालू हो रहा है यहां पे, समायिकी, इसमें सारे घटनाक्रम, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ प्रमुख नियुक्तियां हो गई, और नियुक्तियां राष्ट्रीय स्तर भी हो सकती हैं, राज्य स्तर पर भी हो सकती हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती हैं। मान लीजिए कुछ पुरस्कार हो गए, पुरस्कार हम पढ़ेंगे इसमें, उसमें खेल घर के विशेष उल्लेखित किया गया है। जो साहित्य संबंधित समसामयिकी होगा, जो निधन संबंधित समसामयिकी होगा, निधन और साथ में जो व्यक्तित्व होंगे उनको लेकर के, ठीक है। या कुछ सम्मेलन वगैरह हम आयोजन कराएंगे, सम्मेलन है, सभाएं हैं, कुछ नीतियां हैं, कुछ योजनाएं हैं। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ये मैंने केवल आपको कुछ कुछ बिंदु फॉर एग्जाम्पल और ऐड कर सकते हैं। रक्षा सुरक्षा संबंधित मसले, अनुसंधान के मामले, ठीक है। जैसे मान लो अभी अनुसंधान के मामलों में इसरो बहुत चर्चा में है। रक्षा सुरक्षा में दो संस्थान काम करती है, एक तो डीआरडीओ और साथ में बार्क। तो ऐसे बहुत सारे मामले आपको मिलेंगे। नियुक्तियों में बहुत सारे संवैधानिक पद भी हैं, कुछ ऐसे वैधानिक संस्थान हैं जहां पर हमें नियुक्तियों को जानना जरूरी है, ठीक है। और पुरस्कार में हम देखेंगे, पुरस्कार खेल क्षेत्र में भी होगा, साहित्य के क्षेत्र में भी होगा, ठीक है। साहित्य के साथ साथ निधन, मान लो किसी पर्सनैलिटी का निधन आकस्मिक तौर पे हो गया तो पूछ सकते हैं क्षेत्र क्या संबंधित है। सम्मेलन जैसे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन है, ठीक है, G20 सम्मेलन है। तो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सभी प्रकार के सम्मेलन को हम यहां पर समसामयिकी में कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे, जो आपकी परीक्षा केवल वार्डन में नहीं, बाकी परीक्षाओं में भी ये बिल्कुल कारगर सिद्ध होगा। ये बात एकदम 100% सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शुरुआत समसामयिकी का होगा, वो शुरुआत हम करेंगे नोबेल प्राइज से। नोबेल प्राइज
सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो देखिए नोबेल प्राइज के बारे में, नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत पहला पॉइंट यह है कि नोबेल पुरस्कार जिस व्यक्ति के नाम से दिया जाता है, जिनके नाम से दिया जाता है, वो नाम है अल्फ्रेड बी नोबेल या अल्फ्रेड नोबेल। ठीक। दूसरा यह है कि इनका जो जन्म है स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ है, और इन्हीं की जो मृत्यु है वो मृत्यु हुई है 10 दिसंबर 1896। इनका जो निधन हुआ है वो 10 दिसंबर 1896। इस कारण से इस नोबेल प्राइज को प्रदान करने की जो तिथि है, ये तिथि है 10 दिसंबर, वो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि कहलाती है। जन्मतिथि पर नहीं, उनकी पुण्यतिथि पर अल्फ्रेड नोबेल को पुरस्कार दिया जाता है, पुण्यतिथि पर। दूसरा यह है कि जिन क्षेत्रों में इसकी जो राशि क्या होती, ध्यान रखेंगे, राशि, ठीक है, या पुरस्कार के तौर पे क्या किया जाता है। पुरस्कार में सबसे पहले तो एक मिलेगा गोल्ड मेडल, जिस क्षेत्र में आपने हासिल किया है उस क्षेत्र का डिप्लोमा, और साथ में 10 लाख 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, ये राशि मिलती है यहां पर। क्या मिलती है यहां पर? एक राशि। मतलब ये कह रहा हूं कि हमारे पास जो अमाउंट है वो यहां पर ही रहेगा, और यहां जो क्षेत्र हम देख रहे हैं नोबेल प्राइज में, जो क्षेत्र हमको मिलेंगे वो कौन कौन से क्षेत्र मिलते हैं? सबसे पहले शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, और एक क्षेत्र है अर्थशास्त्र। इतने सारे क्षेत्रों में आपको दिया जाता है नोबेल प्राइज। ठीक है, ध्यान रखिए जो अर्थशास्त्र का जो फील्ड है, ये फील्ड जोड़ा गया बाद में 1968 में। कब जोड़ा गया है? 1969 में जोड़ा गया है। देखो नोबेल प्राइज को लेकर के जो अगला क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी जो नोबेल स्वीडिश फाउंडेशन, जहां से पैसा मिलता है, वो का जो गठन है ये किया गया 1900 से, और ये प्रदान करने की शुरुआत जो की गई है, ये प्रदान किया गया है 1901 से। तो नोबेल प्राइज ध्यान रखना है कि शुरुआत कब से हुई है। ये हुआ है 1901 से हुआ है, और इसका जो मेन थीम देख सकते हो आपकी 1901 के साथ साथ यहां पर ये शुरुआत हम कर चुके हैं। समझने वाली बात है कि इसका जो प्रदान हम लोग करेंगे, ये करेंगे स्वीडन से प्रदान करते हैं, जबकि शांति का नोबेल ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से होता है। कहां से होता है ये? ओस्लो से। ठीक। और देखो इन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और पता है डायनामाइट तो विध्वंसकारी है। उनको नहीं मालूम था कि इनकी जो खोज है ये मानव कल्याण के बजाय ये मानव के विनाश के लिए काम करना, ये उपयोग करना चालू कर देंगे। इस कारण से फिर इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी मैंने अपने जीवन में अर्न किया है, और इन्होंने काफी अर्न किया था अपनी उपलब्धियों के माध्यम से, बहुत ज्यादा इन्होंने अचीवमेंट किए थे, तो उस अचीवमेंट के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि जो भी मैं अर्न करता हूं उसका एक अमाउंट
हम अकाउंट बैंक में डालेंगे। जो भी इन्होंने बोला कि मेरी मृत्यु से पहले सारा का सारा जो है, जो मेरा इनकम है, जो मेरी आय है, उन सभी को खाते में डालेंगे और उससे जो इंटरेस्ट आएगा उसी से, मतलब जो ब्याज है ना, ब्याज से ही हम ये देते हैं। क्या देते हैं हम लोग? नोबेल पुरस्कार। नहीं तो सोचने वाली बात है कि अमाउंट तो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता, फंड कहां से आता? तो फंड कहां से आता है? इसके इंटरेस्ट से आता है, इस बैंक के इंटरेस्ट से। बहुत बड़ा अमाउंट है और उससे हम लगभग 6 या 7 करोड़ की राशि जो है इंडियन करेंसी के तौर पे हम देते हैं। ये जब स्वीडिश क्रोना, जो स्वीडन का जो करेंसी है, स्वीडिश क्रोना जो है स्वीडन करेंसी है, वो करेंसी आपको यहां पर इंडियन रुपये में 6 से लेकर 7 करोड़ पड़ती है, 7 के आसपास पड़ेगी। ठीक है। और इस नोबेल पुरस्कार का जो निर्धारण है कि किसको मिलना है, तो इसका निर्धारण कौन करती है अगर पूछा जाए तो बताएंगे, निर्धारण करती है किंग ऑफ काउंसिल। ठीक, ये डिसाइड करेगी। और जो आधार होता है, तो आधार भी ध्यान रखेंगे, मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के आधार पर ही क्या प्रदान करते हैं हम लोग? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये तो एक छोटा सा ब्रीफ हुआ। फिर चलेंगे हम लोग यहां पर आगे कि एक बात और समझना है, यहां पर जो भी अमाउंट यहां पर कहा गया है 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए किसी क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा, 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मान लो अगर 3 व्यक्ति को मिलेगा तो प्रति व्यक्ति 3.5 लाख, है ना, 3.3 मिलियन स्वीडिश क्रोना मिलेगा यहां पर। ठीक, ध्यान रखना यहां पर, है ना। अगर मान लो किसी एक ने जीता तो उसको सारा अमाउंट एक ही व्यक्ति को मिलेगा, उस क्षेत्र में मिलेगा। अगर उस क्षेत्र में अगर अधिकतम लोग को दे सकते हैं, 3 लोग को दे सकते हैं, उससे ज्यादा अपन नहीं दे पाएंगे। फिर देखेंगे यहां पर जो भारतीय हैं, भारतीयों को प्राप्त नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, कौन कौन से लोगों को पुरस्कार मिला है और किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार मिला है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक, क्लियर? तो देखेंगे यहां पर 1913 में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। 1913 के बाद 1930 में इनका नाम है सीवी रमन। 1903 के बाद 1968 में हरगोविंद खुराना, और 1968 के बाद 1979 में 89 में मदर टेरेसा, और 1983 में सुब्रमण्यम शेखर, और 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन। 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन, और 2014 में कैलाश सत्यार्थी, और 2019 में अभिजीत मुखर्जी। ये वो लोग हैं जिन्हें, ये वो भारतीय जिन्हें अब तक मिल चुका है नोबेल प्राइज। ठीक है, इनकी संख्या 9 है। तो आप देखते हैं क्षेत्र में देख लेते हैं। यहां पर मिलेगा साहित्य के क्षेत्र में, यहां पर भौतिकी के क्षेत्र में, यहां पर चिकित्सा के क्षेत्र में, मदर टेरेसा का शांति के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम शेखर का भौतिकी के क्षेत्र में,
अमर्त्य सेन का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। वेंकट रमन का जो क्षेत्र है रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, और यहां पर ये शांति और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप पूरा का पूरा, ये हमारे भारतीय हैं जिनको मिला है नोबेल प्राइज, ठीक है। क्षेत्र पूछा जाता है, वर्ष पूछा जाता है, इसलिए आपको कह दे रहा हूं यहां पर। अब देखो इसमें एक चीज ये है कि 2022 में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, अगर वो पूछा जाए तो हम उसको कैसे याद कर सकते हैं, सवाल ये उठता है। नो डाउट इसमें आपको थोड़ा सा पूरा तो याद होगा नहीं, कम से कम आप कोड से याद कर लो, या कुछ ऐसे शब्द वहां से उठाइए जो कि आपको वहां सिंपली तरीके से आपको चीजों को बता दें, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर हम देखें तो कुछ नाम हमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, वो नाम सारे क्षेत्र, ठीक। अब जैसे मान लो यहां इतने सारे नाम हमको यहां पर मिल गए, अब इनको याद करना है, तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे याद कर पाएंगे? पूरा नाम तो रट सकते नहीं है, या रटना भी नहीं, अपने को नाम पूरे नाम रटना नहीं है, हम केवल क्या करेंगे, उनके कीवर्ड्स याद करेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, आपको वैसे ही याद करना है, सारे नाम यहां पर मेंशन है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां पर लिखा गया है पीस, तो सुरक्षा के लिए यहां पर 3 लोग को दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखो सुरक्षा कैसे याद करोगे, सबसे पहले तो भाई हमको सुरक्षा देनी होती है सिविल लिबर्टीज, नागरिक सुविधाओं को सुरक्षा देंगे आप लोग, सिविल लिबर्टीज, किसी की याद में मेमोरियल सुरक्षा, और यहां पर ब्लास्ट ऐसे याद रखना, बैलिस्टिक, ठीक है। तो बैलिस्टिक्स जो है यहां पर याद रखना, ये बैलास्ट करके याद कर, ब्लास्ट से याद रहेगा, यहां पर ब्लास्ट, यहां मेमोरी, और यहां पर क्या रहेगा सिविल लिबर्टी, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। केवल मैं आपको याद कर, बाकी पूरे नाम अपने को उच्चारण नहीं करना है, ठीक है, उससे अपने कुछ मतलब नहीं है, केवल हमको याद करना है कि भाई कोड आए तो अपने ये बैलिस्टिक की, ठीक है, मेमोरियल, और एक क्या है तो सिविल लिबर्टी, ये 3 नाम याद रखना है, ठीक है, एलएस। और यहां पर देखो लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, तो यहां पे एनी अर्नॉक्स, क्या नाम इनका, एनी अर्नॉक्स, ये क्षेत्र है। फिजिक्स की बात करेंगे हम लोग यहां पर, तो फिजिक्स देखो यहां पर 3 लोग को मिला है, हमने बोला भी अधिकतम 3 लोग को मिल सकता है, तो फिजिक्स के लिए एक नाम है एलन, तो ऐसे एलन करके नाम याद रखना है, एंटोन, और एक होगा जॉन, एलन, एंटोन और जॉन, ऐसे फिजिक्स से याद हो जाएगा हमारे पास। फिर यहां पर देखो केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में यहां पर देखो 3 लोग को मिला है, यहां पर केमिस्ट्री में सी से केमिस्ट्री, सी से कैरोलिना, ठीक है, ये कैरोलिन हो गई, यहां पर ये कैरोलिन है, दूसरा कार्लबेरी है, और लास्ट में मॉर्टेन। तो यहां पर कैरोलिन, कार्लबेरी और मॉर्टेन पी, ये केमिस्ट्री का हो गया, ठीक है। फिर यहां पर देखो मेडिसिन में एक ही नाम है, स्वांते पाबो, क्या नाम इनका, स्वांते पाबो है, ठीक। और यहां पे जो इकोनॉमिक्स है, यहां पर फिलिप डगलस और बेन एस, केवल आप इन्हीं शब्दों को याद करें, बाकी आपको याद नहीं करना है सारा कुछ। मैं एक बता रहा हूं तरीका, जो भी है ना बुक जैसे बन रही है, तो उसमें भी आपको पूरा कुछ दिया है, आपको पूरा कैसे याद करना है, सीक्वेंस में याद रखना है। करंट अफेयर जब भी इसमें स्टडी करेंगे हम लोग ना, तो हम कोशिश करेंगे जो कॉमन नाम है उसको पढ़ें, ये तरीके हैं मेमोराइज करने के अधिक लंबे समय तक, पूरा नाम को याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हुआ नोबेल पीस प्राइज का एक तरीका। अब हम देखने वाले हैं यहां पर दूसरा पुरस्कार, उसे कहते हैं ज्ञानपीठ, क्या बोलते हैं इसको, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी भाषा, एग्जाम्पल हम देखते हैं यहां पर सबसे पहले कि इस पीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है, या इसकी जो स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई है 1964 में, ठीक है। और इसके अगले साल से ही इसको क्या किया गया, तो प्रदान किया गया 1965 में, ये तो फैक्ट हो गया। दूसरा
किन क्षेत्रों में दिया जाता है, सवाल ये उठता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो क्षेत्र ध्यान रखेंगे, ये क्षेत्र होगा साहित्य का, होगा लेखन साहित्य का, लिखित साहित्य का, जिसमें उस व्यक्ति को पर्याप्त ज्ञान हो। और ध्यान रखिए भाषा कौन सी होगा, तो ये लिखित साहित्य या भाषाई क्षेत्र में भाषाई साहित्यिक ज्ञान। क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को यहां पर दिया जाता है ये। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है, तो सबसे पहले ध्यान रखें क्या में आता है, यहां प्रशस्ति प्रदान की जाएगी। दूसरा, इसमें 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। और तीसरा, वांग देवी की प्रतिमा दी जाती है। ये 3 चीज प्रदान किया जाता है इस ज्ञानपीठ के अंतर्गत। फिर हम देखेंगे इसमें कितने भाषाओं में दिया जाता है। भाई ये भाषा की बात हो रही है तो ध्यान रखेंगे कि क्षेत्र के साथ साथ ये क्षेत्र होता है कि अनुसूची नंबर 8 में उल्लेखित जो 22 भाषाएं हैं, केवल उन्हीं भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को ही क्या मिलता है, आपका ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान रखना कितनी भाषाओं में इसे चयन होता है, तो ये 22 भाषाओं में चयन होगा। और जो संस्था प्रदान करती है उसे कहते हैं प्रदाता संस्था। उस प्रदाता संस्था का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार न्यास। न्यास के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। अब एक छोटी सी झलक देखेंगे इसमें ज्ञानपीठ के अंतर्गत। जैसे पहला पॉइंट, ज्ञानपीठ पुरस्कार में सबसे पहला सवाल यह उठता है कि इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, किनको सबसे पहले दिया गया, तो यह प्राप्तकर्ता का नाम है। देखिए अगर आपको चीजें स्लो लगती हैं तो आप बिल्कुल इसको स्पीड कर सकते हैं, फायदा यह है ऑनलाइन में, क्लियर है। और दूसरा, अगर मान लो फास्ट लगता है देन यू कैन स्लो इट, तो इसमें आपको स्पीड को मैनेज करने की व्यवस्था यहां पर दी गई है। प्रथम प्राप्तकर्ता की बात कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे यहां पर वो कौन है, तो ये प्राप्तकर्ता 1965 में थे। उनका नाम है जीएस कुरुप या गोविंद शंकर कुरुप। और हमने बोला किसी विशेष भाषा में दिया जाता है, तो जो इनकी भाषा थी वो भाषा थी मलयालम। अब मलयालम पता है आप सभी को, ये केरल की भाषा है। साथ में बैठ के लिखते जाएंगे और चीजों को रिकॉल करते जाएंगे, बस करंट अफेयर ऐसे ही चलता रहेगा, मेमोराइजिंग पावर भी डिपेंड करता है। और इनकी जो रचना है, ये रचना क्या है, ऑर्डो कुयांजी। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डो कुयांजी। ये पहली बात हुई। दूसरा, ये तो बात मलयालम भाषा की है। दूसरे तरह की बात करें तो 1968 में नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत का। बच्चे सभी आपने इनका नाम तो नोट किया ही होगा, सुना ही होगा बचपन में जब हिंदी पढ़ा करते थे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। और इन्होंने हिंदी में, मतलब प्रथम हिंदी भाषा में, प्रथम हिंदी भाषा में प्राप्त व्यक्ति, प्राप्त पुरस्कार अगर कोई है तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने क्या किया कि भाई हिंदी भाषा में एक